Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमने अभी तक 2 लेक्चर्स लगा लिए हैं जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना था कि बैंक्स क्या हैं, बैंकिंग फंक्शंस क्या हैं, बैंक काम कैसे करते हैं, बैंकिंग का महत्व क्या है इस देश में या सभी कंट्रीज में, बैंक्स किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा था. और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है आपने तो पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा ही समझ में आएगा. वरना ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको शायद कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मिस हो जाए. ठीक है, तो वो वीडियोस पहले देखेंगे तो ज्यादा बेटर है. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, आप उन्हें जरूर देखें. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से. ये इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बैंकिंग एंड का फंक्शन, जो फंक्शंस ऑफ बैंकिंग है अपने कमर्शियल बैंक्स, हमने बात करी थी कमर्शियल बैंक्स, मेनली सभी कमर्शियल बैंक्स हमारे इंडिया में है ना. आज अपना होने वाला लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए कुछ अलग अलग तरीके के फंक्शंस है कि बैंक्स काम कैसे कैसे करती है, क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करती है यहां पर. ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शंस है देखो. पहला तो है क्या, प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर आल्सो नोन एज एसिड टेस्टिंग. तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि प्राइमरी फंक्शन को क्या कह सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्राइमरी फंक्शन को जो कमर्शियल बैंक्स के होते हैं उनको क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट कहते हैं. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक. पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. फर्स्ट क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. डिपॉजिट मतलब पैसे को जमा करना, ये पहला फंक्शन है इसका प्राइमरी फंक्शन में. डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ फॉर बैंक्स. मेजर सोर्स प्ले करता है क्योंकि बहुत सारा पैसा इसके अंदर आके डिपॉजिट करते हैं लोग. Hence, the main function of a commercial bank is acceptance of deposit from the public. और हमने ये डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि बैंक होते क्या है, बैंक क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस करते हैं, डिपॉजिट करते हैं पब्लिक से जो पैसा मिलता है उसका, और पब्लिक को लोन देते हैं और प्लस में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है जी. This function is important because banks mainly depends on the funds deposited with them by the public. The banks collect money from those who have surplus to lend to those who requires loan. तो अभी तक वही बात चल रही है तो जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में देखा कि बैंक होते क्या हैं. बैंक एक ऐसी जगह है, बैंक इज लाइक अ कंपनी है वो एक तरीके के, लेकिन उस पर जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, बैंक. और कब कहते हैं उसको बैंक, जब वो लोगों से पैसा लेता है और लोगों को पैसा देता है. क्लियर, तो इस फंक्शन को कहते हैं बैंक. तो यही तो लिखा है यहां पे, द बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस, जिनके पास सरप्लस है, और लैंड करता है किसको, जिनको रिक्वायरमेंट है. पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंस इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट. अलग अलग अकाउंट्स है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट. एक तो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. कैश इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ फॉर ए फिक्स्ड पीरियड. लाइक आपने एफडी करवाया 5 साल का, 5 ईयर्स का. ठीक है, आपने मान लो 1000 रुपए की एफडी करा दी. ठीक है, आपको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल गया, और एफडी पे हमेशा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है. ठीक है, तो आपने इस तरह से कर दिया, आपने 10 साल के लिए एफडी करा दी, आपने 20 साल के लिए एफडी करा दी, तो ये अलग अलग सालों के लिए एफडी हो जाती है. द डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ मनी ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट हैज बीन मेड. तो कब पैसा कब विड्रॉ कर सकते हैं, जब एक्सपायरी डेट हो जाएगी, जब उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा वो कंप्लीट एफडी का, तब आप करवा सकते हैं. लेकिन हाँ, आप बीच में भी करवा सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको उसके बाद का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए था. जब तक मतलब अलग अलग, वैसे तो बैंक्स में अलग अलग होते हैं देखो. ठीक है, कुछ में ये होता है, कुछ आगे भी चलती रहती हैं, भाई आपने निकलवा दिया लेकिन जितना पड़ा हुआ है उसके बिहाफ पे भी आपकी एफडी कंटिन्यू करेगी. लेकिन कुछ में ये होता है कि जब आपने उसको ब्रेकआउट करवा दिया उस एफडी को, तो वहीं तक आपका रहेगा, उस पर शायद आपको कुछ पेनल्टी भी देनी पड़े. अलग अलग बैंक्स का अलग अलग है. ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जब एफडी की मैच्योरिटी पीरियड होगा उस तक ही, उसके बाद ही आप विड्रॉ करवा सकते हैं. ऑन सच डिपॉजिट द बैंक्स पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होगा, हायर रेट पे करेंगे इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. ओके, सेकंड क्या है, करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा,
ये मेनली ना बिजनेस पर्सन होते हैं जो उनके लिए खोलते हैं, वो खुलवाते हैं जिनको रेगुलर में ट्रांजेक्शन्स करनी होती है हाई अमाउंट्स के, ठीक है। इन दिस अमाउंट ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी लाइक बिजनेसमैन डिपॉजिट देयर फंड्स इन दिस अकाउंट जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो कौन से अकाउंट पर नहीं मिलता? करंट डिपॉजिट अकाउंट पे आपको कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बाय द बैंक ऑन द करंट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसमें हमने अभी तक ये दो देखे। इसके बाद तीसरा देखते हैं सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, जनरली सभी लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। दिस अकाउंट इज मेंट फॉर स्मॉल सेविंग्स, लाइक आपके पास 500 रुपए, आपने चाहा कि भाई मैं जेब में रख के कहीं गुम ना हो जाए, क्या करूं, इस पर कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, आपने जाके अपने सेविंग अकाउंट में आपका जो नॉर्मल बैंक का खाता है वहां जाके जमा करवा दिए। देयर इज ए लिमिट ऑन टोटल वीकली विड्रॉल्स, बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस। कैसा होगा? लेस होगा। करंट अकाउंट में कैसा होगा? इंटरेस्ट 0 होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सेविंग अकाउंट में कैसा होगा? लेस होगा। और अगर बात करें एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की, तो उधर होगा हाई, ठीक है। लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ज्यादा होता है और सेविंग अकाउंट में कम होता है। चेक में बी ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट, और चेक्स भी हम लोग क्या नाम, चेक से हम लोग जो पैसा है वो निकाल सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रिकरिंग मतलब आपने हर मंथ आपका जो, मतलब मान लो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ आपके 1000 रुपए कट गए, ठीक है। सेकंड मंथ फिर आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, थर्ड मंथ फिर आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? हर मंथ का, हर 12 मंथ के बाद, हर 10 महीने के बाद, इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, उस हर पीरियड के बाद आपको वो वाला अमाउंट आपको पे करना होगा, ठीक है। अंडर दिस अकाउंट ए स्पेसिफाइड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। क्या है? स्पेसिफाइड अमाउंट, जो स्पेसिफाइड, लाइक 1000 रुपए आपको स्पेसिफाई कर दिया, और आपको क्या करना होगा? एवरी मंथ करना होगा फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, लाइक 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए, 60 महीनों के लिए, ठीक है। द अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे तब तक आप उसे विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको विड्रॉ करवाना है तो आपके रिकरिंग डिपॉजिट जो आपकी आरडी होगी उसका एक्सपायर होना जरूरी है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड होनी जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अपना। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, एडवांसिंग लोन। लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। Another primary function of the commercial bank is to advance loans. A certain part of the cash received by the bank as deposits is kept in the reserve and the remaining is given as loan. तो जो भी पार्ट होता है, मान लो इतना पार्ट आया बैंक के पास, इसमें से क्या हुआ, इतना पार्ट इन्होंने क्या करा, अपना सेव कर लिया, और इस पार्ट में से अलग अलग कर दिया, इतना लोन दे दिया, इतना इन्वेस्टमेंट कर दी इतने पे, और इन्होंने कुछ शेयर्स वगैरह आगे खरीद लिए और काम कर लिए, ठीक है। तो बैंक एडवांसेस लोन मोस्टली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ठीक है जी। फिर बात करते हैं बैंक से एडवांस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन। किस तरह, दो या तीन तरह के हैं। एक तो है मनी एट कॉल। मनी एट कॉल जैसे कि एक बैंक है, मान लो एसबीआई। कौन सा बैंक है? एसबीआई। दूसरा है मान लो एचडीएफसी। कौन सा है? एचडीएफसी। एचडीएफसी को ना कुछ टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, मान लो उसको ना 2 दिन के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसको ना 10 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा एसबीआई के पास, और एसबीआई, यहां पे कोई भी बैंक हो सकते हैं, जस्ट ये एग्जांपल है, ठीक है। तो एसबीआई के पास गया एचडीएफसी, और एसबीआई को क्या कहा कि एसबीआई मेरी बात सुनो, मुझे 2 दिन के लिए ना 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। कहेगा, इसे एसबीआई को समझाएगा, भैया इसको लोन नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉल मनी। क्या कहते हैं? कॉल मनी। वो कहेगा हाँ हाँ समझ गए ना, शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। तो एचडीएफसी ऐसा कहेगा, है ना। एसबीआई कहेगा चल ठीक है ले ले, इस पे इतने % का मुझे इंटरेस्ट दे दियो। तो जब छोटे अमाउंट के लिए, जब छोटे पीरियड के लिए जब हम लोग लोन लेते हैं, या कह लो कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है, उसे कहते हैं क्या? कॉल मनी या मनी एट कॉल। It is the money lent for a very short period generally for 1 to 14 days, 1 से लेके 14 दिन तक होता है। Such advances are usually made to the other banks and financial institutions only. Money at call ensures liquidity. ये क्या इंश्योर करती है? लिक्विडिटी इंश्योर करती है। क्यों? क्योंकि 1 से 14 दिन के लिए ही है, और हम लोग लिक्विडिटी किसे कहते हैं? जब हमारा लेस देन, कैसे हो, लेस देन 1 ईयर से
तो ऑब्वियस चीज है, 14 दिन तक तो लिक्विडिटी है ना। फिर है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस अलोइंग द बोरोवर्स टू ओवरड्रू हिज करंट बैलेंस। अब मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, मान लीजिए ऐसा हुआ कि किसी बिजनेसमैन ने ना कोई पेमेंट करनी थी। मान लो आपने कोई पेमेंट करनी थी और आपने पेमेंट कितनी करनी थी, 10 करोड़ की। मान लो चलो पेमेंट कराओ आपकी, मान लो 10 करोड़ की, ठीक है। आपने किसी को 10 करोड़ की पेमेंट करनी थी, ठीक है। अब आपके पास क्या पड़ा है, आपके अकाउंट में जिस दिन पेमेंट होनी थी आपके अकाउंट में पड़ा है 9,50,000, मतलब 9 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, मतलब आपके पास 50 लाख रुपए जो है वो कम है, शॉर्टफॉल है, ठीक है। तो बैंक यहां पे क्या करेगा, बैंक ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन की रेपुटेशन का ख्याल रखते हुए जब पेमेंट होगी तो वो अपनी तरफ से 50 लाख इसमें ऐड करके और 10 करोड़ की पेमेंट वो कर देगा। 9,50 तो आपके पास पहले पड़े थे, 9 करोड़ 50 लाख पहले पड़े थे, 50 लाख बैंक ने अपनी तरफ से ऐड करके इसे पे कर दिया। इसका मतलब अगर कल को ऐसा कुछ हुआ तो इसकी रेपुटेशन बच जाएगी इस पर्सन की जिसने 10 लाख रुपए पेमेंट करनी थी, है ना। तो अब इसकी रेपुटेशन बच गई। अब इसकी रेपुटेशन बचाई किसने, बैंक ने। तो बैंक इसके अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, ठीक है। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना बैंक के थ्रू। ओवरड्राफ्ट मींस अलोइंग द बोरोवर टू ओवरड्रू हिज करंट बैलेंस। द ड्रू हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन। तो क्या होगा, पे करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, इंटरेस्ट का एक्स्ट्रा अमाउंट करेगा, ठीक है, जो जिस पे वो विड्रॉ हुआ है। द अमाउंट हैज टू बी रिपेड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, विद इन शॉर्ट पीरियड। तो छोटे से टाइम में जल्दी से उसे अपने को रिपे भी करना होगा। तो जब इसको 50 लाख का इसने दिया तो उसके शॉर्ट टाइम में ही 50 लाख और प्लस में इंटरेस्ट भी इसे पे करना होगा बैंक, ठीक है। तो ये हो गया एडवांसिंग लोन। अब इसी में तीसरा आता है कैश क्रेडिट। कैश भी क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवांसिंग लोन। अंडर दिस सिस्टम द बैंक एडवांसेस लोन टू द कस्टमर्स को लोन देते हैं। जनरली जो लोन होता है ऐसा ही होता है, ऑन द बेसिस ऑफ करंट असेट्स पे। रिसीवेबल्स कितनी है, फिक्स्ड असेट्स आपके पास कितनी है, बाय हाइपोथेटिकिंग देम इन फेवर ऑफ बैंकर, ठीक है। तो कैश का क्रेडिट भी ये बैंक प्रोवाइड कराता है। फिर है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इट इज द अनदर वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ एडवांसिंग क्रेडिट, वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी ऐसा होता है। द बैंक फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज मींस एडवांसिंग ए लोन अगेंस्ट प्रोमिस ऑफ रिपेमेंट इन फ्यूचर। अब देखिए होता क्या है, मान लो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ बेचा, बी पर्सन ने ए पर्सन को कुछ पैसा देना था। मान लो कितना देना था, 1 लाख रुपए। कितना देना था, 1 लाख रुपए। अब ये कहता जी मुझे तो पैसा दो, ये कहता मैं दूंगा आपको 3 मंथ बाद। कितने, 3 मंथ बाद, 3 महीने बाद पैसा दूंगा। ये कहेगा चलो ठीक है आप दे देना, और इसने एक बिल बना के दे दिया, किसको, बी को बिल बना के दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, बिल बनाया और बिल पे साइन ले लिए और रख लिया अपने पास, ठीक है। अब 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद ये बंदा इसके पास, बी के पास जाएगा और इससे डिस्काउंट करवा लेगा, मतलब इसके बैंक में जाएगा और इससे डिस्काउंट करवा के 1 लाख रुपए ले लेगा, ठीक है। तो नॉर्मल चीज है कि ए बिल काट के देगा इसको, इसके नाम पे होगा, और जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो ए अपने आप जाएगा और या फिर अपना कोई बंदा भेज देगा इसके बी के बैंक में और बी के बैंक से जाके इसे कटवा लेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देती है। गवर्नमेंट को जरूरी थोड़ा ना गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा हो, गवर्नमेंट तो बेचारी कंगाल हो सकती है, ठीक है। तो क्रेडिट कैसे देता है, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देता है। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन देयर सिक्योरिटीज। अब कैसे कैसे देते हैं, कोई मान लो ट्रेजरी बिल हो गया, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स निकाल दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बॉन्ड्स निकाल दिए, तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। उन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में जब बैंक पैसा लगा देता है तो सिक्योरिटी बैंक ने ले लिया और पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी क्रेडिट ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फिर थर्ड बात करते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन विच द बैंकिंग सिस्टम प्लेज इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने पहले पढ़ी हुई है, इजीली आराम से, ये बढ़िया तसल्ली से पढ़ी थी, ठीक है। इज टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट एंड हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग इट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो
क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पे बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन। इट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि हमने देखो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। हमने वहां पे देखा कि एक तो होता है आरबीआई, दूसरा होता है अपने नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करते हैं और आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, पढ़ा था हमने। तो वही चीज कह रहे हैं कि ये क्रेडिट को सर्कुलेट करने की बात करता है, कि पैसा दूसरों तक, लोगों तक पहुंचाने की बात करता है। कौन करता है? बैंक करता है। और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना आए, करेंसी पे कंट्रोल रहे, पैसे पे कंट्रोल रहे, ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज्यादा डिफ्लेशन ना हो, इसके लिए बीच में कौन आता है? आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। ए चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये आपका लीगल एस्पेक्ट में भी आ जाता है, ठीक है, ये आपका बैंकिंग के पोर्शन में भी आ जाता है, और यहां से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना है, और अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं चेक को। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, हम लोग ये एक्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। Instrument is the most popular credit instrument used by the customer to make payments. The check system was evolved in very early stage of banking, and now it has become the main credit instrument in the banking world. Through a check, the customer directs the bank to make payment to the pay. तो चेक होता है, चेक पे आप लिखोगे, क्रॉस चेक भी होता है, सिंपल चेक भी होता है, डबल क्रॉस चेक भी होता है। साइन किया उस पर, फिर बैंक में जाओगे और बैंक से जाके उस चेक को दिखा के आप पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शन। अब बात करते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शन की। अब सेकेंडरी फंक्शन में पहला क्या है? एजेंसी फंक्शन है। पहला क्या है? एजेंसी फंक्शन। मतलब एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक आपके एजेंट की तरह काम करेगा, एजेंट की तरह, ठीक है। तो बैंक रेंडर्स ए नंबर ऑफ यूजफुल सर्विसेज टू द कस्टमर्स अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी कुछ यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज एजेंट। कैसे एक्ट करेगा? एजेंट्स की तरह एक्ट करेगा ऑफ देयर कस्टमर्स इन फॉलोइंग वेज। पहला क्या है? कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट। कलेक्शन करेगा या फिर पेमेंट करेगा क्रेडिट की। द कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट एंड पे द वेरियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, हुंडीज हो गया। इनकी सभी के अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, और या फिर उनके थ्रू पे करेगा। बैंक ऑल्सो मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स लाइक पेमेंट ऑफ रेंट्स, इनकम टैक्स, फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा। लाइक आप देखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, ठीक है। आपने अपने अकाउंट में रख दिया पैसा और आपने ये कर दिया, ये सेट कर दिया कि मेरे अकाउंट से 10 तारीख को ये पैसा कट जाना चाहिए, चाहे वो रेंट का पैसा हो। मतलब आपने कह दिया 10 तारीख को मेरा रेंट का पैसा कट जाना चाहिए, 17 तारीख को मेरा इंश्योरेंस का पैसा कट जाना चाहिए, ठीक है, और 20 तारीख को मेरे पास कहीं से पैसा आएगा, वो मेरे अकाउंट में अपने आप डिपॉजिट हो जाना चाहिए। मतलब आएगा, उसको डिपॉजिट कर देना। तो ये सारे काम कैसे कर रहे हैं? एक एजेंट की तरह कर रहे हैं। जैसे दुकान पे छोटू होता है, तो आपके लिए एक लाइक का छोटू है, बैंक आपका छोटू है ना। तो सॉरी, तो बैंक आपका छोटू, और बैंक छोटू की तरह काम कर रहे हैं। जो आपने उसको कहा वैसा वैसा कर रहे हैं। तो बैंक इस तरह से एक ये काम भी करता है, क्या करता है? कलेक्शन करता है या फिर पेमेंट करता है आपके क्रेडिट्स का। फिर क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करता है, लाइक अभी हमने प्राइमरी में भी देखा। लेकिन वहां पे तो आप खुद, मतलब वो बैंक्स करते हैं, वो उनका प्राइमरी फंक्शन था। लेकिन यहां पे आपके बिहाफ पे कर रहे हैं, परचेज और सेल तो कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहाफ पे कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। द मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो अंडरटेक द परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स परचेज करने का या बेचने का काम, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, यूनिट्स और डिबेंचर्स का, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर्स को सेल परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर सेल परचेज हो रहा है, मतलब सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है या फिर वहां से निकाल रहा है। Banks perform the functions of a broker and do not give any advice regarding the suitability of a security. ठीक है। फिर तीसरा है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। बैंक आपकी ट्रस्टी की तरह भी काम करता है, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटर की तरह भी काम करता है। बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एडवाइस।
बैंक अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड सेटलमेंट्स एंड ट्रस्टीशिप फंक्शंस थ्रू इट्स एक्सपर्ट स्टाफ एंड स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना मान लो आपने कोई घर लेना है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है, तो उसके लिए भी क्या करता है बैंक पैसा प्रोवाइड कर, मतलब अपने तरफ से एज ए ट्रस्टी बन के या एज ए एग्जीक्यूटर बन के सब कुछ देखता है, अभी क्या कुछ है, उसकी विल बनवाता है, मतलब जो भी कागज पत्री बननी है तो उसके विल बनवाने का काम, ट्रांसफर करने का काम, एक्सेप्टेंस करने का काम प्रॉपर्टीज में या और सारी चीजों का। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बैंक आपके बिहाफ पे काम करता है। समटाइम्स बैंक ऑल्सो अंडरटेक इनकम टैक्स सर्विसेज, इनकम टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए भी ये बैंक काम करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो इनकम टैक्स सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर के बिहाफ पे इनकम टैक्स भी पे करने का काम, डिडक्शन लेने का काम, या फिर जो एक्स्ट्रा कुछ भी काम है इनकम टैक्स रिलेटेड, वो सारे काम आपका बैंक भी करता है, ठीक है। फिर है रेमिटेंस ऑफ मनी, ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए होता क्या है, अब जनरली अपने इंडिया से लोग कहां जा रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसे बात करो कि पंजाब के लोग, पंजाब में हम देखते हैं, मतलब बुरा मानने वाली बात है, लेकिन लोग जहां कहां जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। तो कनाडा जा रहे हैं, अब कनाडा से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के वो भेजेंगे कहां पे, इंडिया में भेजेंगे। तो इंडिया में भेजेंगे कैसे, ऐसे चिट्ठी में डाल के नहीं, वो तो बीच में गायब हो जाएंगे पैसे, है ना। किसी के हाथ में भेजेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हाथ में भेज भी दिया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां की करेंसी अलग, यहां की करेंसी अलग, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे बैंक्स काम करते हैं रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के। रेमिटेंस कहते हैं जब किसी और कंट्री से, अपने कंट्री में या किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा पहुंचाने का, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को पहुंचाने के लिए जब पैसा देते हैं आप, उसे कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है। तो रेमिटेंस ऑफ मनी, बैंक्स ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक इंडिया में जो भी नेपाल से लोग आते हैं, तो वो नेपाल के जो लोग हैं उनको 50,000 तक की परमिशन है कि आप जो है वो अपने नेपाल में, अपने नेपाल कंट्री में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, इसे कहते हैं रेमिटेंस प्रोवाइड कराना। द कमर्शियल बैंक्स रेमिट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, मेल ट्रांसफर्स के थ्रू और टेलीग्राफ ट्रांसफर्स के थ्रू भी ऐसा काम करवाते हैं। तो ये है आपका सेकेंडरी फंक्शन। इसमें बात करते हैं फिफ्थ की, तो वो आता है रिप्रेजेंटेशन एंड कोरेस्पोंडेंस। तो रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कराता है आपका, लाइक समटाइम्स कमर्शियल बैंक्स एक्ट्स एज रिप्रेजेंटेटिव एंड और कोरेस्पोंडेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स, स्पेशली इन ऑब्टेनिंग पासपोर्ट्स हो गया, ट्रैवल टिकट्स हो गया, बुकिंग ऑफ व्हीकल्स हो गया, प्लॉट्स हो गया, एटसेट्रा। तो कैसे कैसे, लाइक आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपने ट्रैवलर्स चेक बनवाना है, ठीक है, आपने कोई टिकट बुक करवानी है, तो बैंक भी आपके बिहाफ पे इस तरह के काम भी करता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करता है कि हाँ जी हम बैंक हैं और हम इस पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस पर्सन ने ये पैसा दिया है हमको, और इस पर्सन के रिगार्डिंग आप ये टिकट पे बुक कर दीजिए, आप ये ट्रैवलर्स चेक इशू कर दीजिए, आप ऐसा काम कर दीजिए। तो आपके बिहाफ पे ऐसे से ये काम भी करता है, ठीक है। फिर है बुलियन ट्रेडिंग। अब ये बुलियन ट्रेडिंग क्या होती है, द कमर्शियल बैंक्स ट्रेड इन बुलियन लाइक गोल्ड और सिल्वर इन मैनी कंट्रीज। तो गोल्ड और सिल्वर में जब आप ये करते हैं तब, तो कमर्शियल बैंक्स लाइक एसबीआई हो गया, आईओबी हो गया, Canara Bank, Allahabad Bank has been allowed import of gold which has been put under open general license category in October 1997। तो बुलियन ट्रेडिंग ये होती है कि जब आप गोल्ड और सिल्वर में आप परचेज और करते हैं, मतलब इंपोर्ट वाली जब कहानी आती है वहां पे हम बात करते हैं बुलियन ट्रेडिंग की। तो ये सारे थे आपके क्या पहले वाले फंक्शंस, जो जिसे हम कहते हैं क्या प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा था आपका एडवांसिंग लोन, उसका तीसरा है क्रेडिट क्रिएशन, चौथा है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। फिर सेकेंडरी फंक्शन आया था, सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन था, और दूसरा अब आएगा क्या, जनरल यूटिलिटी सर्विस। अब जनरल यूटिलिटी सर्विस की यूटिलिटी प्रोवाइड कराना, यूटिलिटी की सर्विस प्रोवाइड कराना, लाइक लॉकर प्रोवाइड वगैरह करा दिया, ठीक है वैसा। तो क्या है लॉकर, पहला क्या, लॉकर फैसिलिटी, बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज टू दियर कस्टमर्स। तो लॉकर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं बैंक्स, ठीक है। People can keep their gold or silver, jewelry or other important documents in these lockers at very nominal annual rent। एनुअल रेंट पे करके बहुत सस्ता सा होता है, और वहां पे अपना रखते हैं, पे करने के बाद अमाउंट वहां पे आप रख सकते हो अपने लॉकर में, लेकिन उन सिक्योरिटी कोई भी नहीं होती, मतलब उन लॉकर्स की
गारंटी नहीं लेते हैं बैंक कभी भी, उनको कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दी जाती है बैंक्स के द्वारा अपने कस्टमर्स को कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं कि आपका यहाँ पे पैसा सिक्योर होगा। कस्टमर की मर्जी है कि वो लेना चाह रहा है ये लॉकर या नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। इन दिस वे बैंक एक्सेप्ट्स द वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ कस्टडी। फिर बात करते हैं दूसरा, एक्टिंग एज ए रेफरी, आपके रेफरी की तरह काम करता है। लाइक बैंक्स ऑल्सो एक्ट एज ए रेफरी। बैंक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कस्टमर टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। मान लो आप कहां पे हो, इंडिया में, और आपने किसी यूएस वाले पर्सन के साथ डीलिंग करनी है। तो यूएस में कोई पर्सन है, मान लो जॉन, इस पर्सन की सारी गाथा, इस पर्सन की सारा का सारा बायोडाटा, जैसा पर्सन है, कैसा पर्सन है, ये कैसी डीलिंग्स है इसकी, कितना अमाउंट ये लेकर चलता है, कैसा बैकग्राउंड है, लोगों के साथ डीलिंग कैसी है, इसकी सारी जानकारी आपको कौन ला के देगा? बैंक ला के देगा कि हाँ जी इसके साथ डील करने में बेनिफिट होगा या नहीं होगा। लाइक आपके रेफरी की तरह काम किया इसने, ठीक है। तो बैंक क्या कहता है? बैंक कैन बी रेफर्ड बाय द थर्ड पार्टीज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? द बैंक विल एक्ट एज ए रेफरी ओनली इफ इट इज डिजायर्ड बाय द कस्टमर, अदरवाइज द सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड वेरी केयरफुल। देखो वैसे तो क्या होता है, वैसे तो आप जो बैंक्स हैं, बैंक्स को अपने कस्टमर का सारा डाटा बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। लेकिन अगर ये चाहता है बैंक वाला, कोई बंदा, कोई पर्सन, कि भाई हाँ भाई मेरा जो डाटा है वो किसी और पर्सन के साथ शेयर कर सकते हो आप, जो मुझसे डील करना चाह रहा हो वो उससे, तो बैंक तब कर सकता है। अदरवाइज बैंक्स को लोगों का, कस्टमर्स का, अपने कस्टमर्स का जो डाटा है उसे कॉन्फिडेंशियल ही रखना होता है, ठीक है। चलिए उसका थर्ड की बात करें तो इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी होता है। एलसी क्या होता है? एक कंट्री से जब आप दूसरी कंट्री में सामान ले जाना चाहते हैं, मान लो यूएसए से आप इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर बैंक्स आते हैं और बैंक्स आपको एलसी इशू करके देते हैं। तो एलसी आप जाके उधर दिखाओगे, उसके बाद आके यहां पे होगा। तो एलसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। चलिए तो अभी देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा होता क्या, मैंने आपको जनरली वैसे तो बता दिया कि होता क्या है, इसके बिहाफ पे हम लोग अच्छे से सामान ला सकते हैं। क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट इज वेरी पॉपुलर डॉक्यूमेंट इन फॉरेन ट्रेड। किसमें? फॉरेन ट्रेड में। जब हम फॉरेन से कोई ट्रेड कर रहे हैं वहां पे हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट का काम करता है, ठीक है। बैंक सर्टिफाई करते हैं क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ हिज कस्टमर्स इन वे बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब यहां पे एक गारंटी, एक थोड़ी सी तसल्ली दी जाती है, सर्टिफाई किया जाता है बैंक के द्वारा कि हाँ भाई आपने ट्रेड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मतलब बैंक से बैठे हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स टू एनेबल देम टू गो अब्रॉड। तो यहां बैंक्स होने भी नहीं देते, क्योंकि बैंक्स बीच में आ जाते हैं और बैंक्स पहले खुद का पैसा निकाल लेते हैं ताकि लॉस ना हो, और खुद का पैसा मतलब सामने वाली पार्टी से पैसा ले लेते हैं ताकि उसमें से अपना भी निकाल ले और सामने वाले जो दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी है उसको भी कर दिया जाए, ठीक है। फिर है एक्टिंग एज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स, आपको ध्यान है अगर पहले कंपनीज के बारे में सुना हो तो उसमें था कि 90% जो है वो शेयर्स आपको एक्वायर करने होंगे, मतलब आपको जो आपके शेयर होल्डर्स है वो 90% आपके शेयर्स बिक जाने चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, कंपनी एक्ट में कुछ चेंज कर दिया गया और ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, 90% तक नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है। तो बैंक्स क्या है यहाँ पे, क्या बैंक्स भी ये काम करते हैं, बैंक अंडरराइटर्स का काम करते हैं। बैंक्स ऑल्सो अंडरराइट न्यू इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर ए कमीशन। द नेम ऑफ ए बैंक एज ए अंडरराइटर एनकरेजेस इन्वेस्टर्स टू हैव फेथ इन द शेयर ऑफ कंपनी। तो होता क्या है, अगर अंडरराइटर होता है, मतलब आपने कोई शेयर्स इश्यू करे, अगर किसी ने नहीं लिए तो अंडरराइटर ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता था, पहले होता था कंपनी एक्ट में, अभी लेकिन इसकी चीज के लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं आपके इशू किए हुए शेयर्स, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है उनकी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या होता था पहले कि बैंक्स जो होते थे वो भी अंडरराइटर की भूमिका निभाते थे। एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक्स, क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो एक्ट एज इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है, इनके पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज दे कलेक्ट द फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू इंडस्ट्री के रिलेटिंग, ट्रेड के रिगार्डिंग, कॉमर्स से रिलेटेड। द इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। तो उनके बारे में ये डाटा अपने पास कलेक्ट करके रखता है। फिर है इशूइंग ऑफ ट्रेवलर्स चेक। कोई ट्रेवलर, कोई आप मान लो बाहर जा रहे हैं, आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, आप मान लो पेरिस घूमने जा रहे हैं, तो पेरिस घूमने जाओगे तो रुपीज लेके जाओगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बैंक्स यहाँ पे आपको ट्रेवलर चेक्स इशू करके देते हैं ताकि अगर मान लो, एक तो मोटा पैसा लेके जाओ आप प्लेन में, पहली बात तो अलाउड ही नहीं है प्लेन में ले जाना,
ठीक है। मान लो फिर भी तुम लेके जाते हो तो पेरिस में जाके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे क्या होता है, ट्रेवलर चेक इशू होता है कि वहां पे जाके आप पैसा निकलवा लेना, उन्हीं की करेंसी निकलवा लेना और उनकी करेंसी में आप अपना घूम फिर लेना, ठीक है। तो बैंक हैव बीन रेंडरिंग, क्या करता है, रेंडर करता है, सर्विस, रेंडर होता है सर्विस को रेंडर किया जाता है और गुड्स को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। rendering great service by issuing travelers checks which enable a person to travel without fear or theft of loss of money, ठीक है। मान लो आप गए, आप बहुत सारा मोटा पैसा लेके आप लेके गए 10-12 लाख रुपए और वहां जाके चोरी हो गया, तो घूम लिए फिर पेरिस, फिर उल्टा ही आना पड़ेगा, आने के लिए पैसा भी नहीं बचेगा, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए यहां पे ट्रेवलर्स चेक्स इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा। नाउ सम बैंक्स हैव स्टार्टेड क्रेडिट कार्ड सिस्टम। अब क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी यहां पे कुछ बैंक्स ने शुरू कर दिया, चेक की बजाय क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है, ठीक है। अंडर विच ए क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अलाउड टू अवेल क्रेडिट फ्रॉम द लिस्टेड आउटलेट्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और एफर्ट, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। सो ए क्रेडिट कार्ड होल्डर नीड टू कैरी कैश ऑल द टाइम, क्या है, नॉट नीड, तो कोई भी जरूरत नहीं होगी आपको कैश को अपने पास अपने साथ में रखने की, अपने साथ कैरी करने की। आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड लगाओ और उसके बाद वहां से पैसा निकाल लो मशीन से, ठीक है। फिर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपका पैसा है किसमें, डॉलर में, आपको एक्सचेंज करवा के देगा किसमें, रुपीज में। तो फॉरेन एक्सचेंज की तरह भी ये काम करते हैं। मेजर कमर्शियल बैंक्स आल्सो ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू देयर मेन ब्रांचेस से है। मान लीजिए आपकी कोई सिटी है, ठीक है, मान लो ऐसा लगाओ कि आपकी दिल्ली है, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में आपका मान लो कनॉट प्लेस में एसबीआई की मेन ब्रांच है, इसके आस पास जितने भी ब्रांचेस होंगी उनमें कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा। तो मेनली जनरल जो काम होगा, जो मतलब मेनली जो फॉरेन एक्सचेंज का काम कौन करेगा, जो कनॉट प्लेस में एसबीआई की मेन ब्रांच है वहां से काम होगा, ठीक है, मेन ऑफिस से। फिर क्या, कमर्शियल बैंक्स आर मेन ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। तो कमर्शियल बैंक्स को ही ऑथराइज्ड डीलर्स बनाया गया है, ठीक है। और इन सब के ऊपर कौन होगा, आपका आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। चलिए, इसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस है आपके मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या होता है, थर्ड पॉइंट कर रहे हैं आप। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या है, पैसे का फ्लो बढ़ाना, मोबिलाइज करना, इधर से उधर ले जाना, ठीक है। तो बैंक्स कलेक्ट आइडियल सेविंग करता है किससे, पीपल से, जिसके पास एक्सेस में पैसा है, और इन्वेस्ट करता है सेम इन दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, चाहे लोन दे दिया, चाहे आपने वैसे इन्वेस्टमेंट कर दी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह में, ठीक है। बैंक्स हेल्प्स इन एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मुलेशन इन कंट्री बाय मोबिलाइजिंग दी सेविंग, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग ऑफ द सोसाइटी इज प्लेड बाय द कमर्शियल बैंक। तो मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, मोबिलाइज करने का सेविंग को कौन कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में बैंक्स को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है, ताकि उनका एक्सटेंशन हो, वो स्मॉल एरियाज में जाएं। और यहां एक वर्ड आता है अनबैंक्ड एरिया, ठीक है। तो अनबैंक्ड एरिया को बैंक्ड एरिया बनाने का काम यहां पर चल रहा है। इसे ये सब पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स हैव ओपन्ड देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज में, कहां पे, गांव में खोला गया या फिर स्मॉल टाउन्स में खोला गया, टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पीपल लिव इन देयरिन। तो जो दूर दराज के गांव थे, छोटे छोटे टाउन्स थे, वहां पे भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम अब बैंक्स कर रहे हैं। बैंक्स ऑल्सो गिव लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंस प्रोग्राम मेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इस तरह के जो अनएम्प्लॉयमेंट है या छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पे बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम भी बैंक से कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो वो कौन सा था, नाबार्ड, ध्यान है, जो आरबीआई ने खोला था, नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में भी आगे आप पढ़ लेंगे। फिर है थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग लोन्स टू वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, मान लो कोई लेबर है बंदा, किसान है, ठीक है, जो जिसको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई एग्रीकल्चर बंदा जो करा रहा है, या आर्टिशियंस हैं छोटे छोटे, उनको पैसा नहीं है, तो उनको हम लोग जो, या बैंक्स हैं, उनको वो चीप रेट पे, लो रेट पे पैसा प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। Banks give loan to weaker sections of the society at low rate of interest. स्मॉल आर्टिशियंस हो गए, लैंडलेस लेबर जिनके पास कोई लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, ठीक है, या फिर पुअर क्लासेस को क्या करते हैं, गेट करते हैं, कैसे करते हैं, चीप लोन्स देते हैं बैंक्स, ठीक है। तो जो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन वाली या वीकर सोसाइटीज हैं, उनको चीप रेट पे बैंक्स लोन प्रोवाइड करवाते हैं। चौथा है असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट।
बैंक ऑल्सो टेक्स पार्ट इन कैपिटल मार्केट बाय गिविंग लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स एक्सेट्रा। तो असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं कहां पे? कैपिटल मार्केट में, कि हाँ जी ये वाले इंडस्ट्रीज हैं, इनके शेयर्स खरीदने हैं, खरीदो, हम खरीदने हैं, हम खरीदेंगे, इस तरह के सारे काम वो करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने का काम करता है कि उसमें पैसा लगाते हैं, खुद भी जाके पैसा लगाते हैं कौन? बैंक्स। ठीक है, मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मान लो अंबानी की कोई कंपनी है, अंबानी की कंपनी में बैंक ने, एसबीआई ने जाके कुछ पैसा लगा दिया, तो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाया। अब उससे क्या होगा? आगे अंबानी जो है आगे वो काम करेगा, डेवलपमेंट में काम करेगा, इंडिया के लिए डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहां पे क्या होता है कि डेवलपमेंट फंक्शन में डेवलप कर रहा है कंट्री को, या जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने का ये काम करता है कौन? बैंक। फिर है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग हम सभी आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। अब दो वर्ड्स हैं, एक तो है इंटरनेट बैंकिंग, एक है मोबाइल बैंकिंग। क्या है? मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग अलग होती है और इंटरनेट बैंकिंग अलग होती है। इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस आपको स्पेशल जाके बैंक से लेना होता है कि हमें इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है? वहां पे आपको जस्ट एक ऐप दिया जाएगा। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज नहीं ली हुई, आपने कोई आईडी पासवर्ड नहीं लिया हुआ, फिर भी आप बैंक्स की कुछ सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इंटरनेट हैज एनेबल्ड बैंकिंग एट द क्लिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। In internet banking, customer of a bank with a PC and a browser can have accounts to his bank's website। तो उनकी वेबसाइट पे होना चाहिए उनका कुछ ना कुछ अकाउंट, आईडी पासवर्ड वहां से मिलता है। एंड देयर आफ्टर परफॉर्म वेरियस बैंकिंग फंक्शंस, thus he can avail of the bank's services from anywhere at any time। तो यहां पे क्या होता है? बहुत सारे सर्विसेज, मतलब ये लगा लीजिए कि आपको 99% सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं वो सारे के सारे आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब इंटरनेट बैंकिंग आप करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करो मोबाइल बैंकिंग की, तो वहां पे आपको इस तरह से सारे की सारी चीजें देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, फिर है राउंड द क्लॉक बैंकिंग। राउंड द क्लॉक बैंकिंग मतलब 24/7 आपका बैंक काम करता रहता है। अब आप देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग कर लीजिए, रात को 2 बजे भी उठ के आप बैंकिंग करना चाह रहे हैं, कुछ पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा, है ना। द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटेट्स परफॉर्मिंग ऑफ बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस बाय कस्टमर्स राउंड द क्लॉक ग्लोबली। ग्लोबली बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक बैंकिंग सर्विसेज आर मेड पॉसिबल। तो आज के टाइम पे क्या हो चुका है? 24 आवर्स और हफ्ते के सातों के सातों दिन आपको कभी भी जरूरत है बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने की, तो आप कभी भी कर सकते हैं। फिर है लास्ट अपने पास मॉडर्न सर्विसेज। कुछ मॉडर्न सर्विसेज भी हैं, लाइक पहला है सीबीएस, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने कहीं घूमने गए, मान लीजिए आप सालासर घूमने गए, ठीक है, मान लीजिए आप सालासर घूमने गए, आपने सालासर में आपको जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की। कितने की? 10,000 रुपए की। आपका जो बैंक अकाउंट है ना, वो कहां पर है? आपका बैंक अकाउंट, मान लो आपका बैंक अकाउंट है कोलकाता में, कोलकाता में। अब आपने सालासर के एटीएम से जाके 10,000 रुपए निकाल लिए, तो क्या सिर्फ सालासर के एटीएम में ही, मतलब बैंक में ही जो है वो 10,000 अपडेट होगा, या कोलकाता के एटीएम में भी हो जाएगा? और आप अगर हैदराबाद जा रहे हैं तो वहां के एटीएम में भी हो जाएगा, वहां के बैंक में भी हो जाएगा। ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका पूरा बैंक से पूरा अकाउंट अपडेट हो जाएगा हाथों हाथ। जैसे भी आप करवाओगे, जैसे ही आपने निकाला वैसे हाथों हाथ अपडेट हो जाएगा। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। आप यहां, आपका बैंक यहां बैठे, आप कहीं भी हो, आपको हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हमेशा अपडेट रहेगा ये चीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 10,000 यहां से निकाला और हैदराबाद में फोन करके कह दिया हाँ जी आप वहां से 10,000 दोबारा निकाल लो, तो वहां से भी निकाल लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? सीबीएस एज एन इंटर ब्रांच नेटवर्किंग। इंटर ब्रांच मतलब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच, इन दोनों ब्रांच में नेटवर्किंग प्रोवाइड कराना। और इंट्रा मतलब इसी के अंदर, एक ब्रांच के अंदर इंटर ब्रांच बैंक नेटवर्किंग है। तो क्या है? एंड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म हेल्प्स द कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी सिटी इन इंडिया हैविंग सीबीएस नेटवर्क्ड ब्रांचेस चेंजिंग द स्टेटस ऑफ कस्टमर फ्रॉम कस्टमर ऑफ द ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक। तो क्या होगा? यहां पर एक ब्रांच है वहां का अपडेशन, और एक पूरा बैंक, इसमें जितने भी ब्रांचेस आ रहे हैं हर ब्रांच में जाके आपका अपडेशन ये हो जाया करेगा। फिर है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट।
ऑनलाइन टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट में कैसे है, बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डीजीएफटी, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल चार्जेस अंडर एमसीए 21 थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन टैक्स पेमेंट भी करवा सकते हैं। जैसे कि अभी देखोगे तो आप आईटीआर फाइल करते हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप वो इजिली कर पाते हैं। आज के टाइम अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर खोला आपने, उसके बाद साइट खोली और आपने पेमेंट कर दी, तो आप इजिली यहां से ऐसा काम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है अपने पास क्या, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनीज है ना, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, ट्रेड फाइनेंस मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ग्लोबल एक्सेस विद अनमैच्ड बेनिफिट्स थ्रू बैंक्स कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो कॉर्पोरेट इंटरनेट कंपनीज को भी इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ पे सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो सभी आप जानते हैं, आपने मिंत्रा खोल लिया, फ्लिपकार्ट खोल दिया, अमेजन खोल लिया, शॉपसी कुछ भी खोल लिया, ठीक है, ये सब के सब आपको क्या करा रहे हैं, शॉपिंग कराने का कुछ हेल्प कर रहे हैं। आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देखने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपनी पैसे पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ है। द सर्विस फैसिलिटेट्स द कस्टमर टू लुक होटल्स भी आप बुक है, होटल्स बुक कर सकते हैं, बाय गिफ्ट्स बाय कर सकते हैं, सेंड फ्लावर सेंड कर सकते हैं, बाय बुक्स बाय कर सकते हैं, लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने कोई जीन खरीदनी है आप वो जीन खरीद सकते हैं, आपने कोई शर्ट खरीदनी है शर्ट खरीद सकते हैं, आपने कोई शूज खरीदने हैं शूज खरीद सकते हैं, आपने कोई लैपटॉप खरीदना है लैपटॉप खरीद सकते हैं, आपने कोई बेड खरीदना है बेड खरीद सकते हैं। कुछ भी आज के टाइम ऐसा कुछ भी शायद नहीं है जो आप इंटरनेट के थ्रू नहीं सेल और परचेज कर सकते। फिर फिफ्थ पॉइंट है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। अब रिटेल इंटरनेट बैंकिंग बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मतलब ये है 4 पर्सन, ठीक है, ए बी सी डी। अब रिटेल इंटरनेट बैंकिंग क्या है, सी के पास इंडिविजुअल बैंक आएगा और सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ए के पास इंडिविजुअल आएगा सर्विस प्रोवाइड करेगा, बी के पास इंडिविजुअल आएगा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, डी के पास इंडिविजुअल बैंक आएगा और सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जब इंडिविजुअल कस्टमर को देखा जाता है और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसे कहते हैं रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग असिस्ट द कस्टमर्स टू हैव एन ऑनलाइन एक्सेस देगा टू बैंक अकाउंट एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी कभी भी, ठीक है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की हमने पहले ही बात करी, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। मॉडर्न की बात चल रही है, आज के टाइम कैसा है, ठीक है। बैंक्स हैव सेवरल ब्रांचेस ऑथराइज्ड फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंजेस बिजनेस एंड दीज ब्रांचेस, तो इस तरह के काम भी वो करता है। ई मनी इंडिया, इंटरनेट बैंकिंग हेल्प द कस्टमर इन सेंडिंग मनी टू दियर लव्ड वंस इन इंडिया थ्रू पीएनबी ई मनी इंडिया सर्विस। तो पीएनबी ने एक ई मनी सर्विस खोला हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में मतलब किसी और कंट्री से इंडिया में आप पैसा पहुंचा सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, ठीक है। इसे रेमिटेंस की सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ई मनी इंडिया। फिर है ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन। आप लोग आईआरसीटीसी खोल लीजिए, ठीक है, मेक माई ट्रिप खोल लीजिए, बुक माई शो, इस तरह की बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहां से आप रेलवे की, एयरलाइंस की, ठीक है, इनकी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इनकी टिकट्स आप बुक करवा सकते हैं, होटल्स आप बुक करवा सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहां से कर सकते हैं। फिर है डिपॉजिटरी सर्विस। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होता है, जब आप सेल परचेज करते हैं, किसका, डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स का जब सेल परचेज करते हैं तो वहां पे डिपॉजिटरी सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड कराते हैं। बैंक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ हैविंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन डीमेटी फॉर्म। डीमेटी फॉर्म मतलब डीमेट अकाउंट में डिजिटलाइजेशन फॉर्म में, एंड एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एंड परचेज हासिल फ्री इलेक्ट्रॉनिकली टू द कस्टमर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ये प्रोवाइड कराई जाती है आपके बिहाफ पे, या कह लो जी आपने ये एक लगा दिया, आपने टारगेट लगा दिया, हाँ जी मुझे 206 रुपये 60 पैसे आएगा तो मुझे शेयर को सेल कर देना है, या फिर आपने कह दिया परचेज कर लेना है इस अमाउंट पे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये है कुछ सर्विसेज। इसके बाद बात करें 10वां, तो 10th क्या है, ईएफटी की सर्विस प्रोवाइड करना। अब यहां पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर सकते हैं, आपने कहीं जाने की नीड नहीं है, आप इंटरनेट बैंकिंग खोलिए और वहां से अपना काम कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस तरह के फंड्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं। वैसे अब ये मर्ज हो चुका है, इसको खत्म करके एक नाच खोल दिया गया है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट बैंकिंग असिस्ट द कस्टमर्स इन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ फंड्स इन पेपरलेस मोड, एंड ईएफटी एंश्योर एन एक्सपीडियस ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक
फंड मीडिया, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप इजिली फंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर 11 पॉइंट क्या कहते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, है ना। नो मोर क्विज टू पे कस्टमर्स बिल। तो आपको लाइन में लगने की कोई भी रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे नहीं है। आपको बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कोई भी बिल पे करना है, आप जाके डायरेक्ट इंटरनेट पे पे कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। नाउ द कस्टमर्स कैन पे देयर टेलीफोन, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस एंड सेवरल अदर बिल्स 24 आवर्स 365 डेज फ्रॉम द डेस्कटॉप ऑफ कस्टमर। तो ये बात कह सकते हैं 24/7, है ना। फिर ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग, अभी हमने बात की है, एयर टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं आप अपनी ट्रेन में, होटल बुक करा सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आप बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे, मान लीजिए एक तो है ग्रो ऐप, ठीक है, उसके बाद अपस्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप अपने बैंक्स के थ्रू भी, जैसे BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस तरह का काम करवाता है, SBI, ठीक है। SBI के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट खुलवा दिया और उसके अंदर जाके आप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। फिर है कस्टमर केयर फैसिलिटी। कस्टमर केयर फैसिलिटी होगा, आप कभी भी कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं, क्वेरी अपनी ले सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप फोन करो, वो कहीं यहाँ भी इसके हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, आप दबाओगे, उसके बाद फिर दोबारा से आगे शुरू होता है। तो इस तरह से आपको आपके जो उसका लास्ट अधिकारी होगा, जो लास्ट बंदा होगा, उससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्री होगा वो बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फिर है ऑनलाइन इंस्टा मतलब है इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट रेमिट RTGS सर्विस। अब RTGS और नेफ्ट वैसे तो 2 बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है। ये हमने पूरे डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यही बताना चाहूंगा। RTGS और नेफ्ट, ठीक है। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में। और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब ये दोनों काम क्या करते हैं, आपको मान लो 2 लाख से नीचे तक की कोई भी सर्विस देनी है, मतलब आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप नेफ्ट की सर्विस अवेल कर सकते हैं। लेकिन 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप RTGS की सर्विस अवेल करेंगे। अब इसमें होता क्या है, RTGS में तो आपने मान लो अभी मान लो बजा है 11:10, 11:10 में आपने किया, 11:11 तक मैक्सिमम आप उस सामने वाले अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इतना ही, बहुत रियल टाइम में, मतलब हाथों हाथ जैसे ट्रांसफर किया वैसे ही। नेफ्ट में क्या होता है, नेफ्ट में पहले होता था 24 राउंड होते थे, 24 थोड़े ऐसे बंचेस बनते थे, 24 बंच बनते थे। अब इस 24 बंच को बंद करके 48 बंच कर दिया है। 48 बंच कैसे, आधे घंटे का, लाइक आपने एक बनेगा 10 से 10:30 का बंच, एक बनेगा 10:30 से 11 बजे का बंच, फिर एक बनेगा 11 से 11:30 का बंच, फिर एक बनेगा 11:30 से 12 बजे का बंच, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से टोटल पूरे 24 घंटे में कितने बंच बन जाएंगे, 48 बंचेस बन जाएंगे। और हर हाफ एन आवर पे आपके ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन इसमें ये कई बार हो जाता है, रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हाफ एन आवर में कर तो देते हैं, लेकिन पैसा पहुंचते कई बार 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं, 2 घंटे में भी हो जाता है, और आधे घंटे में भी कई बार हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी सर्विसेज आप आज के टाइम पे प्रोवाइड करा दी गई हैं। पहले इन पे कुछ चार्जेस भी लिया जाता था, लेकिन अभी RBI ने इनके ऊपर 0 चार्जेस का प्रावधान लगा दिया है बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेमिटेंस बाय कस्टमर हिमसेल्फ नाउ मेड पॉसिबल फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक एट डिफरेंट सेंटर्स ऑन द सेम डे विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रियल ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बोले तो RTGS के थ्रू, या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट के थ्रू एट मोडेस्ट चार्जेस। अब मोडेस्ट की जगह यहां पे लिख सकते हैं आप 0 चार्जेस। तो अभी फिलहाल में RBI ने इनके ऊपर कह दिया है कि आप ना तो नेफ्ट पे कोई चार्ज लेंगे और ना ही कभी RTGS पे कोई चार्ज लेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार, आज हमने पूरा प्रॉपर किया क्या कुछ, ठीक है, क्या कुछ था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड लेक्चर में फंक्शंस थे आज कमर्शियल बैंक्स के, जिसमें पहला था प्राइमरी फंक्शन, इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स थी, उसके बाद एडवांसिंग लोन्स भी हमने देखा,
फिर देखा क्रेडिट को क्रिएट करने का भी काम करता है और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। चेक्स आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा था सेकेंडरी फंक्शन जिसमें एजेंसी फंक्शन आ जाता है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन आ जाता है। आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, आपके पास जो भी एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा कि भाई जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें कौन कौन से आते हैं, भाई एजेंसी फंक्शन आता है कि नहीं आता, जनरल यूटिलिटी फंक्शन आता है कि नहीं आता, या ये कह सकते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन या एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो आपको ये वाले पॉइंट्स टिप्स पे होने चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन आपसे मैचिंग में पूछ सकता है कि एजेंसी फंक्शन में 6 पार्ट्स हैं, जनरल फंक्शन में ये वाले 4 से 5 6 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर है एक डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में भी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात करते हैं, डेवलप करने की बात जहां पे कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन हो गया, प्रोवाइडिंग लोन्स हो गया, वीकर सेक्शंस को असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया और राउंड टू द क्लॉक बैंकिंग हो गया। फिर बात करें मॉडर्न सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। आज के टाइम मॉडर्न एरा में अगर बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो कस्टमर अवेल कर पा रहे हैं बैंकिंग के थ्रू या बैंक्स के थ्रू, ठीक है। तो सीबीएस की फैसिलिटी होगी, ऑनलाइन टैक्स फैसिलिटी होगी, रिजर्वेशन का हो गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, रिटेल बैंकिंग, ई मनी इंडिया है, डिपॉजिटरी सर्विस है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं और बिल पेमेंट हो गया, एयर टिकट बुकिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, केयर फैसिलिटी है, ईएफटी का पार्ट है, या फिर आरटीजीएस और नेफ्ट के पार्ट में भी हम बात कर सकते हैं। तो आरटीजीएस और नेफ्ट ये हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे अपने जब डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तब, ठीक है जी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करके जाना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके जाना, नो प्रॉब्लम। और कमेंट करके जरूर बताओ, कोई सजेशन है तो वो भी बताओ, मोस्ट वेलकम है आपका। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना। और साथ ही साथ जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलर में क्यूजीज देखने को मिल जाएंगी, आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे उसे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।